हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग ये बिहार एसएससी का जो प्रैक्टिस सेट करते हैं उसी के क्रम में आज इस साइंस का मॉक टेस्ट नंबर 5 है। ये जो टेस्ट लाया गया है ये आपको एडिटेरिया का टेस्ट नंबर 5 ही है, ठीक नहीं। उसी का जितना भी 2500 साइंस का क्वेश्चन है सारा को इस वीडियो में जो है आपको कराया जाएगा। और 2500 का जो है सॉल्यूशन बहुत ही डिटेल्स में कराया जाएगा, तो आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजेबल पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो को देख लें। और चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि पृथ्वी के घूमने की गति यानी कि उसका घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा। ठीक है, तो देखिए पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ेगा, ये हमसे किसके बारे में पूछा है तो वजन। वजन किसको डिनोट किया जाता है तो डब्लू से। देखिए डब्लू बराबर होता है एम जी फार्मूला, ठीक नहीं। यानी कि ये किस पर निर्भर करेगा तो द्रव्यमान पर करेगा और गुरुत्वाकर्षण पर करेगा। तो द्रव्यमान तो एक ही ग्रह पर जो है कभी पर बदलता ही नहीं है, तो हमको किस किस पर ध्यान देना है तो गुरुत्वाकर्षण पर ध्यान देना है। तो यह क्या कहा गया है, पृथ्वी की घूर्णन गति को बढ़ा दिया जाता है। तो पृथ्वी घूर्णन गति बढ़ाएंगे तो जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको देखते हैं। देखिए जी के मान में परिवर्तन देखिए विभिन्न स्थिति में क्या क्या होता है और सभी को सबसे पहले हम लोग देखते हैं, तब इस प्रश्न को बनाते हैं। क्या कहा है कि पृथ्वी की सतह पर ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है घटता है। जैसे ये है आपको पृथ्वी की सतह, इससे आप थोड़ा ऊपर जाइएगा चाहे नीचे जाइएगा तो क्या होगा, जी का मान यानी कि गुरुत्वाकर्षण का मान क्या हो जाएगा घटेगा। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट है कि जी का मान महत्तम पृथ्वी के ध्रुव यानी पोल पर होता है। यानी कि पृथ्वी जो होता है ऊपर में होता है नॉर्थ पोल, नीचे में होता है साउथ पोल। इस जो पोल होता है यहीं पर यहाँ पर जो इसका क्या होता है जी का मान महत्तम होता है, ठीक ना। और जी का मान न्यूनतम जो होता है विषुवत रेखा पर होता है। ये पृथ्वी के बीचों बीच जो कि पृथ्वी को दो भाग में बांटता है इसे हम इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है जी का मान आपको न्यूनतम होता है। और पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान कम हो जाता है और घूर्णन गति घटाने पर जी का मान बढ़ जाता है, ठीक ना। यहाँ क्या कहा है कि घूर्णन गति हम बढ़ा दिए हैं, जब हम घूर्णन गति को क्या करें बढ़ाएंगे तो जी का मान घट जाएगा। यानी कि जी का मान घटेगा तो डब्लू बराबर एम जी फार्मूला होता है। तो ये जी का मान घटेगा तो यानी डब्लू का मान भी घटेगा, यानी कि वजन भी क्या हो जाएगा आपको घट जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि परिदर्शी यानी कि पेरिस्कोप में किस दर्पण का प्रयोग होता है। सबसे पहले समझते हैं कि पेरिस्कोप क्या होता है। देखिए पेरिस्कोप जो है ये देखिए नीचे फोटो लगाए हैं, यही पेरिस्कोप है, ठीक ना। देखिए पेरिस्कोप जो होता है पनडुब्बी जब होता है नीचे, जहाज अगर कोई व्यक्ति है नीचे तो वो अगर ऊपर की वस्तु को देखना चाहता है तो देखिए ये इस प्रकार का यंत्र है। यहाँ से ये दिख रहा है, इस पेड़ को ये देखना चाह रहा है, इस पत्ता को, तो यहाँ से इसको दिख जा रहा है, ठीक नहीं। यहाँ देखिए क्या रहता है कि इस दोनों कोना पर, इस कोना पर और इस कोना पर आपको समतल दर्पण लगाया जाता है। कितना डिग्री के एंगल पर, तो ये दोनों जो है ना आगे जाके 45 डिग्री के एंगल पर मिलता है, ठीक ना। यानी कि ये 45 डिग्री के एंगल पर दोनों को लगा दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि इसमें प्रकाश की परावर्तन की घटना कारण जो है बाहर की वस्तु नीचे से समुद्र के अंदर से ही हम देख पाते हैं, ठीक है। देखिए जैसे ऊपर में निकला हुआ है, यहाँ पर कोई भी जैसे वाहन है चाहे कोई भी जहाज वहाज उसको देखना होता है तो इसके नीचे से ही जो है इसमें देखिए आँख से जैसे देखता है तो ऊपर का वस्तु इसे दिख जाता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग हुआ है तो इसमें समतल दर्पण का प्रयोग हुआ है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समतल दर्पण, ठीक ना। अब देखिए जो पेरिस्कोप है ये पनडुब्बी का जो चालक होता है उसी को ये मदद करता है अपनी दिशा देखने के लिए, और चाहे आगे कोई भी वस्तु है या नहीं है उसको भी देखने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। देखिए कोई भी चालक है उसका प्रतिरोध को आर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। कैपिटल आर से प्रतिरोध को डिनोट किया जाता है, जिसका मात्रक क्या होता है ओम होता है, ठीक है। अब देखिए प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है आर बराबर रो एल बटा ए होता है। यहाँ रो क्या है तो रो है जिस पदार्थ का वो बना है उस पदार्थ की प्रकृति है, एल क्या हो गया तो चालक तार की लंबाई, और ए हो गया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। इससे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ जो प्रतिरोध जो है ये आपको समानुपाती है चालक तार की लंबाई के। समानुपाती कहने का मतलब क्या हुआ, अगर चालक तार की लंबाई को हम बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा और घटाएंगे तो प्रतिरोध भी घटेगा। अब देखिए व्युत्क्रमानुपाती किसका है तो ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का, यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को जब हम बढ़ाएंगे तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा घट जाएगा। जब हम अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को घटाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। और ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे माना कि एक तार है सोना का, ठीक है,
और ये एक दूसरा तार है जो कि आपको चांदी का, तो दोनों का प्रतिरोध तो अलग अलग ना होगा, ठीक है। जरूरी थोड़ी है कि एक सेम अनुप्रस्थ काट और सेम लंबाई का है, फिर भी जो है दोनों का प्रतिरोध अलग अलग होगा। यानी कि प्रतिरोध जो है किस किस पर निर्भर कर रहा है, तो लंबाई पर कर रहा है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और पदार्थ की प्रकृति पर कर रहा है। यानी कि तीनों पर कर रहा है 1 2 3, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1 2 3, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि नाभिकीय पावर प्लांट में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग होता है। यानी कि नाभिकीय पावर प्लांट जो होता है इसमें आपको नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग करना है, तो किसका किया जाता है, तो आपको कैडमियम के छड़ का। देखिए 2 छड़ है, एक है कैडमियम का और एक है बोरोन, ठीक है। क्या है, तो एक है आपको कैडमियम का छड़ और एक और है बोरोन निर्मित छड़, ठीक ना। कैडमियम और बोरोन इसी दोनों से निर्मित छड़ का प्रयोग किया जाता है। तो पावर प्लांट में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो कैडमियम का, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में कौन सा नाभिकीय ईंधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, ठीक ना। नाभिकीय ईंधन जो है भारत में प्रचुर मात्रा में जो उपलब्ध है वो है थोरियम, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा थोरियम। ये जो थोरियम है ये सबसे अधिक कहाँ पर भारत में है, तो ये सबसे अधिक ये केरल में, केरल में जो है ये सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है भारत में थोरियम का। अब देखिए थोरियम जो होता है, अगर प्रति इकाई थोरियम जो है यूरेनियम से 250 गुना ज़्यादा जो है आपको ये ऊर्जा उत्पन्न करता है, ठीक ना। यानी कि ये जो है थोरियम जो है आपको यूरेनियम से प्रति इकाई थोरियम जो है ना, यूरेनियम से प्रति इकाई यूरेनियम है, तो उसके अपेक्षा जो है ये 250 गुना ज़्यादा जो है ये आपको उसमें उत्पन्न करता है, ठीक। अब देखिए मोनाजाइट रेत में क्या पाया जाता है, थोरियम कहाँ पर पाया जाता है, तो ये आपको मोनाजाइट रेत में पाया जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को दिशा क्या होगी, ठीक है। यानी कि चुंबक के भीतर हमको क्या है, चुंबक के भीतर जो है चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा क्या, देखिए ये क्या है आपको चुंबक है। चुंबक में एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है कि चारों तरफ जो काल्पनिक रेखा है यही आपको क्या है, आपको चुंबकीय बल रेखा है। तो चुंबकीय बल रेखा क्या होता है बाहर में, कि चुंबक से जब बाहर निकलता है नॉर्थ से साउथ में घुस जाता है, यानी कि नॉर्थ से निकलता है और साउथ में चला जाता है। और चुंबक के अंदर क्या होता है कि ये साउथ से नॉर्थ की ओर गमन करता है, ठीक है। यानी कि चुंबक के अंदर जो है ये आपको दक्षिण से उत्तर की ओर गमन करेगा और चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण की ओर गमन करेगा। यहाँ हमसे किसके बारे में पूछा है, काल्पनिक रेखा की दिशा क्या होगी, किसके, चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के भीतर हमको बोला, यानी कि चुंबक के भीतर क्या हो जाएगा, तो दक्षिण से उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिण से उत्तर, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि पानी में बना बुलबुला किस परिघटना के कारण चमकता है। यानी कि पानी के ऊपर आप देखे होंगे कि बुलबुला जो बना रहता है गोल गोल, ये चमकते रहता है। तो किस कारण से चमकता है, तो प्रकाश का एक घटना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, उसी के कारण ये चमकता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपश्रव्य ध्वनि तरंगे को सुनने वाले जानवर नहीं है, ठीक है ना। देखिए ध्वनि तरंग को जो है आपको 3 भाग में बांटा गया है। सबसे पहला देखिए क्या होता है कि देखिए एक है 20 हर्ज, ठीक है। 20 हर्ज से जो नीचे का ध्वनि होता है इसे कहा जाता है आपको अपश्रव्य ध्वनि, ठीक। क्या कहा जाता है, अपश्रव्य ध्वनि, ठीक। अब देखिए 20 हर्ज से लेकर के 20,000 हर्ज, 20,000 हर्ज, या इसे हम कहते हैं 20 किलो हर्ज, इस बीच के ध्वनि को कहा जाता है आपको श्रव्य ध्वनि, जिसे कि मानव द्वारा सुना जा सकता है, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, श्रव्य ध्वनि कहते हैं। अब देखिए 20,000 हर्ज से ज़्यादा का जो ध्वनि होगा उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है आपको प्राश्रव्य ध्वनि तरंगे। क्या कहते हैं, तो प्राश्रव्य तरंगे कहते हैं, प्राश्रव्य तरंगे कहते हैं। अब देखिए जो अवश्रव्य तरंगे है ये मानव द्वारा नहीं सुना जा सकता है, लेकिन देखिए अवश्रव्य तरंग जो है कुछ जो जानवर है जैसे कि हाथी हो गया, वेल हो गया, कबूतर हो गया, ये सब क्या करता है, ये सुन पाता है, ठीक ना। और श्रव्य ध्वनि तरंगे क्या होता है, मानव द्वारा सुना जाता है। और प्राश्रव्य ध्वनि तरंगे जो है ये देखिए आपको किसके किसके द्वारा सुना जाता है, ये देखिए चमगादड़ हो गया, डॉल्फिन हो गया, पोरपाइसेस हो गया, ये सब क्या करता है आपको प्राश्रव्य ध्वनि तरंगों को सुन पाता है। यह हमसे कहा है कि कौन सा अपश्रव्य ध्वनि तरंगों को सुनने में असमर्थ, यानी कि नहीं सुन पाता है। देखिए हाथी तो सुनबे करता है, कबूतर भी सुनता है, वेल भी सुनता है, लेकिन चमगादड़ जो है ये अपश्रव्य ध्वनि तरंग को नहीं सुन पाता है, ये प्राश्रव्य ध्वनि तरंग को सुनता है चमगादड़, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चमगादड़ क्या होता है,
प्राश्रव्य ध्वनि तरंग को सुन पाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है। देखिए प्रोटीन का पाचन का कैसे कैसे क्रम है तो सभी को हम अच्छे से देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो मुंह में जो है प्रोटीन का एक रत्ती भी पाचन नहीं होता है। जब भोजन जो है आपको आमाशय में आता है तो जठर रस से एक आपको एंजाइम निकलता है। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले देखिए आपको प्रोटीन कहाँ आया, आपको प्रोटीन आया। ठीक, प्रोटीन सबसे पहले आपको बदलती है किस चीज़ में, तो ये बदलती है आपको पेप्टाइड में, और ये पेप्टाइड बदलती है अमीनो अम्ल में। अमीनो अम्ल क्या है, तो ये आपको प्रोटीन का सबसे सरलतम रूप है। इसे सरलतम रूप तो हो नहीं सकता है। ये जो प्रोटीन से पेप्टाइड बदला ये आपको आमाशय में बदलता है। ये आमाशय में बदलता है तो किसकी क्रिया द्वारा, तो एक पेप्सिन नाम का एंजाइम है, यह इसको बदल देता है। अब देखिए पेप्टाइड से जो है आपको अमीनो अम्ल बदलता है तो ये आपको छोटी आंतों में बदलता है। ठीक है ना। और ये ट्रिप्सिन एंजाइम जो निकलता है आपको कहाँ से निकलता है, अग्नाशयी रस जो ट्रिप्सिन होता है उसी के द्वारा ये होता है। ठीक ना, ट्रिप्सिन होता है। यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा है कि प्रोटीन का पाचन। देखिए प्रोटीन का पाचन जो होता है कहाँ पर हुआ, आमाशय में हुआ। छोटी आंत में क्या हुआ, तो ये पेप्टाइड का पाचन हुआ। ठीक ना, इसी कारण से छोटी आंत हम नहीं मारेंगे, यहाँ मारेंगे आपको क्या मानेंगे, आमाशय। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आमाशय। यानी मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है, तो आमाशय में होता है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर के किस ग्रंथि में विटामिन ए का संश्लेषण होता है। यानी कि मानव शरीर का एक ग्रंथि है जिसमें क्या होता है, विटामिन ए संचय होता है। तो आपको यकृत है यानी लीवर है, तो इसी में जो आपको विटामिन ए का संचय होता है। देखिए यकृत के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। यकृत क्या होता है, तो ये मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। क्या है ये, मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि, सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है, तो यकृत ही है। और इसका वजन कितना होता है, तो लगभग 1.4 से लेकर के 1.5 kg तक होता है, यानी कि 1400 से 1500 ग्राम के बीच होता है। ठीक, देखिए यकृत जो होता है ये इसमें क्या होता है, आपको विटामिन ए का संचय होता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस वर्ग के पौधों का शरीर जड़, तना तथा पत्तियों को विभेदित नहीं कर पाता है। तो विभेदित नहीं कर पाता है तो ये किस वर्ग का है, तो ये इसका मतलब उसका जड़, तना और पत्ती कैसा रहता है, ये थैलस के रूप में रहता है, जिसे क्या कहते हैं, थैलोफाइटा कहते हैं। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थैलोफाइटा। ठीक, ये थैलोफाइटा संघ का जो जंतु है उसका क्या होता है, आपको जड़, तना तथा पत्ती ये सब विभेदित नहीं होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि राइबोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है। देखिए राइबोसोम जो होता है ये सबसे पहले देखते हैं राइबोसोम का कार्य क्या है। तो राइबोसोम क्या करता है, ये आपको प्रोटीन संश्लेषण में आपको सहायक होता है। तो राइबोसोम का जो निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है, तो ये आपको केंद्रिका में होता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा आता है, तो ये केंद्रिका के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा ऊतक का कार्य शरीर के सभी आंतरिक और बाह्य सतहों का आवरण बनाना तथा अंगों का रक्षा करना होता है। तो ये देखिए आपको एपिथेलियल टिश्यू यानी कि उपकला ऊतक का ये कार्य है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपकला ऊतक। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एड्स का कारण ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस यानी कि HIV है। ठीक है, एड्स जो फैलता है वो किसके कारण फैलता है, तो HIV वायरस के कारण फैलता है। और सामान्यतः HIV संक्रमण का परागमन किसके माध्यम से होता है, यानी कि HIV जो संक्रमण होता है किसके द्वारा फैलता है। तो देखिए ऑप्शन एम का है कि प्रदूषित हवा के सांस लेने से, नहीं ये तो गलत है। बीम का है संदूषित रक्त एवं रक्त उत्पादों के संचरण से। जैसे देखिए कोई भी व्यक्ति है जिसको अगर आपको HIV है यानी कि एड्स है, तो वो अगर उसका ब्लड जो है आपको डोनेट किया जाता है, चाहे उसके ब्लड से लगा हुआ इंजेक्शन अब लगाया जाता है, यानी कि संशोधित रक्त से जो है ना रक्त उत्पादों का संचरण करते हैं, तो इससे आपको फैल सकता है। ठीक, तो ये उत्तर हो जाएगा इसका। देखिए संशोधित भोजन एवं जल ग्रहण नहीं, इससे नहीं होगा। संक्रमित व्यक्ति के हाथ मिलाने से, इससे भी नहीं होगा। ठीक है, इससे जो है आपको संभोग करने से, कोई भी जैसे संक्रमित व्यक्ति है उससे अगर संभोग किया जाता है तो उससे भी ये फैलता है। ठीक है, लेकिन तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें किसकी असाधारण बढ़ोतरी होती है। ल्यूकेमिया क्या एक प्रकार का आपको कैंसर का रूप है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो WBC जो होता है यानी कि श्वेत रक्त कणिका, उसकी संख्या में जो लगातार वृद्धि होती रहती है, यानी कि असाधारण वृद्धि होती है, यानी कि जितना ज़रूरत नहीं है उससे भी ज़्यादा वृद्धि होती है, उसी को ही तो कैंसर कहा जाता है। यानी कि WBC का जो होता है श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या में असाधारण वृद्धि
वृद्धि होती है, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है कि श्वेत रक्त कोशिका की संख्या में वृद्धि होती है, जिसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि डीएनए में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक क्षार नहीं पाया जाता है। देखिए डीएनए में जो है 4 गो रासायनिक क्षार पाया जाता है, तो वो चारों रासायनिक क्षार कौन कौन है, तो देखिए आपको एडिनिन है, एडिनिन हो गया, उसके बाद देखिए गुआनिन, एडिनिन, गुआनिन, थाइमिन, उसके बाद है आपको साइटोसाइनिन, यही चारों जो है आपको डीएनए में पाए जाने वाला रासायनिक क्षार है, ठीक है। कौन कौन है, तो एडिनिन है, गुआनिन है, थाइमिन है और साइटोसिन है, ठीक। ये हमसे पूछा है कि कौन नहीं पाया जाता है। देखिए गुआनिन पाया करता है, एडिनिन भी पाया जाता है, लेकिन देखिए यूरोसिल ये जो है आपको किस में पाया जाता है, तो आरएनए में पाया जाता है, डीएनए में नहीं पाया जाता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अगर आयतन स्थिर हो तब गैस के तापमान में बढ़ाने से उसके दबाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए ये जो है आपको बनेगा किस नियम से, तो गेलुसाक का नियम क्या कहता है कि अगर आपको स्थिर आयतन है, यानी स्थिर आयतन पर किस पर, गेलुसाक का नियम लागू होता है, तो क्या कहता है कि अगर स्थिर आयतन पर गैस का दबाव तापमान के क्या होता है, आपको सीधे समानुपाती, जब आयतन स्थिर है यानी कि जो है आपको वॉल्यूम क्या है, आपको स्थिर है तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपको गैस का दबाव यानी कि P क्या हो जाएगा, सीधे समानुपाती हो जाएगा T का, ठीक ना। यहाँ देखिए आपको प्रश्न का है कि अगर आयतन स्थिर हो तब गैस का तापमान को बढ़ाने से उसके दबाव पर क्या पड़ेगा, यानी कि टेम्परेचर जब हम बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा, क्योंकि दोनों में कैसा संबंध है, तो समानुपातिक संबंध है। समानुपातिक संबंध करने का मतलब क्या हुआ कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये प्रेशर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो प्रेशर भी घटेगा। यहाँ हमसे क्या कहा है कि दबाव को हम क्या कर दिए, तापमान को बढ़ा दिए, तो टेम्परेचर हम बढ़ा दिए तो दाब भी क्या हो जाएगा, आपको बढ़ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दबाव बढ़ जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि H2SO4 में परमाणुकता कितनी होती है। देखिए परमाणुकता का मतलब क्या हुआ कि मतलब उसमें कितना परमाणु है, तो परमाणु की संख्या को अगर हम गिन देंगे तो वही परमाणुकता हो जाएगा। यह देखिए हाइड्रोजन का क्या परमाणु है, 2 है, सल्फर का क्या है, 1 है, और ऑक्सीजन का कितना हो गया, 4 हो गया, सबको जोड़ दीजिए, 4 1 5 2 कितना हो गया, 7, यानी कि टोटल इसका H2SO4 का परमाणुकता 7 हो गया। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह अभिक्रिया पहचानिए जिसमें 2 यौगिक नए यौगिकों के निर्माण के लिए आयनों के विनिमय द्वारा अभिक्रिया करती है, उसे हम क्या कहते हैं, यानी कि अभिक्रिया पर जिसमें क्या होता है, 2 यौगिक नए यौगिकों के निर्माण के लिए आयनों का विनिमय करते हैं, एक दूसरे से आदान प्रदान करता है, इस अभिक्रिया को हम विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन में भी कौन सा हो जाएगा, तो द्विविस्थापन हो जाएगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक। क्या हो जाएगा इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस कौन सा है। प्रशीतक यानी क्या होता है, फ्रीज में, यानी कि रेफ्रिजरेटर जो होता है, रेफ्रिजरेटर जो घरेलू रेफ्रिजरेटर होता है उसमें सामान्यतः आपको फ्रीओन का प्रयोग होता है, ठीक है। कौन सा होता है, तो फ्रीओन गैस का प्रयोग होता है, ठीक। लेकिन जब बड़े स्तर पर जो होता है, कोई औद्योगिक स्तर पर जो आपको रेफ्रिजरेटर होता है उसमें जो है आपको अमोनिया गैस का प्रयोग होता है, ठीक ना। यहाँ देखिए आपको फ्रीओन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसका उत्तर अमोनिया मारेंगे, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमोनिया, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी गैस उच्च तापक्रम पर भिन्न आवरण दर्शाती है, यानी कि उच्च तापमान होगा, ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो उसका भिन्न आवरण दर्शाएगा, तो ये आपको ओजोन होता है, ठीक है। देखिए ओजोन जो होता है 3 गो ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, इसका फॉर्मूला आपको O3 होता है, ठीक है। और ये ओजोन पाया कहाँ जाता है, तो ये आपको समताप मंडल में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, तो समताप मंडल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार के विषय में सही है। क्षार जो होता है वो कैसा होता है, वो स्वाद में देखिए क्षार क्या होता है, कड़वा होता है, और ये क्या करता है, तो लाल पदार्थ को नीला में बदल देता है। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ये ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक ना। देखिए अम्ल के बारे में देख लेते हैं, अम्ल स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है, और ये नीले पदार्थ को लाल में बदल देता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि आंसू गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए आंसू गैस जो होता है जिसे हम क्लोरोपिक्रीन भी कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र होता है आपको CCl3NO2 होता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि फिनोप्थिलीन एक सिंथेटिक संकेत है और इसके रंग क्रमशः अम्लीय और क्षारीय माध्यम में क्या होता है। देखिए कुछ आपको संकेत है, यानी कि अम्लीय और माध्यम में जो होता है संकेत, उसके बारे में हम लोग देखिए मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, ये अम्लीय माध्यम में गुलाबी हो जाता है, और क्षारीय माध्यम में ये पीला हो जाता है, और उदासीन विलयन में ये नारंगी कलर का होता है। लिटमस जो होता है ये अम्लीय माध्यम में लाल हो जाता है, और क्षारीय माध्यम में नीला हो जाता है,
और उदासीन होता है तो बैंगनी होता है। और फिनोप्थिलीन जो होता है जो कि अम्लीय माध्यम में रंगहीन होता है और क्षारीय माध्यम में गुलाबी हो जाता है और उदासीन माध्यम में भी रंगहीन होता है। हमसे फिनोप्थिलीन के बारे में भी पूछा था कि सिंथेटिक रंग, इसके रंग क्रमशः अम्लीय और क्षारीय माध्यम में क्या होगा। देखिए आपको फिनोप्थिलीन का अम्लीय माध्यम में क्या जाएगा, रंगहीन हो जाएगा और क्षारीय माध्यम में गुलाबी हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है रंगहीन और गुलाबी, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रंगहीन एवं गुलाबी। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एलुनाइट इनमें से किसका अयस्क है। देखिए एलुनाइट जो है ये आपको एल्युमिनियम का अयस्क है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए अयस्क से संबंधित एक हम अलग से वीडियो सेपरेट लाते हैं। ठीक, एक अलग से सेपरेट वीडियो डाल देंगे जिसमें कि जितना भी अयस्क से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है तो सारा को हम लोग देख लेंगे एक ही वीडियो में। इसमें जो है वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसी कारण से नहीं बना रहे हैं, इसमें अलग से एक वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, तो वो आप देख लीजिएगा, तो आपको सारा अयस्क से संबंधित जितना भी प्रश्न होता है सब क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आज का अंतिम प्रश्न था। आई होप सभी को सारा प्रश्न से समझ में आया होगा। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज वर्ल्ड PDF पर अपलोड कर दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारा वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।